नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि एपीएस का हिंदी 50 नंबर का आएगा। उसमें 7 टॉपिक हैं। उसका सेकंड नंबर टॉपिक है पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक की बेसिक थ्योरी से लेके पूरी अंडरस्टैंडिंग, एक एक चीज समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए डिटेल्ड में पूरा समझाई गई है। ठीक है, तो अपर निजी सचिव का हिंदी का सेकंड नंबर पॉइंट, नए सिलेबस के हिसाब से सेकंड नंबर जो पॉइंट है, पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, कंप्लीटली सिर्फ इसी पापा वीडियो से कवर किया जा सकता है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को तो 3-4 बार जरूर देखें। कोई डाउट, कोई आपका जो है फीडबैक, कोई सजेशन हो, वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए, एपीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए जीके प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर जितना ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिर्फ सिलेक्शन मटेरियल अगर आपको चाहिए तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पूरा ऑफिशियल सिलेबस को निचोड़ के जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा अति संभावित सवाल जो बनाए जा सकते हैं, उसको हम टेस्ट सीरीज में जो है क्वेश्चंस के माध्यम से करा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आप हमारी जरूर लगाइएगा। पेड क्विज में डेली जो है प्रैक्टिस चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जीके, हिंदी और कंप्यूटर के, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करके प्रैक्टिस जरूर एक बार करके जाइएगा। एपीएस के एग्जाम में जाने से पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज, और जो हम ये हिंदी का पापा वीडियो दे रहे हैं जैसे ये वाला, इससे पहले कंप्यूटर का भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग हमने पापा वीडियो दिया है, उनको भी देख के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज में आते हैं पूरा सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, डेली पेड क्विज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरी तैयारी एक ही जगह हो जाएगी, फिर अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अपनी हिंदी के लेक्चर सीरीज में हम चौथी क्लास को देखने वाले हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे पत्र लेखन की। वैसे तो जब लिखित परीक्षा होती थी तो पत्र लिखना पड़ता था, लेकिन अब पत्र कैसे होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, किस पत्र का प्रारूप कैसा होता है, और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ पत्रों के प्रारूपों और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, मतलब किस पत्र का ढांचा कैसा होता है। हालांकि ये बहुउपयोगी क्लास है, मतलब इससे आप बहुत सारा आइडिया लेकर अपना आरओ वाला जो काम है उसको भी ठीक कर सकते हैं, या यूपीपीसीएस का मेंस, उसमें भी हिंदी में पत्र लेखन होता है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये एपीएस के लिए है, तो एपीएस में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वहाँ पत्र लिखना नहीं होगा, लेकिन पत्र कैसा होता है मालूम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकारी पत्र की ही बात करेंगे। कोई आपसी पत्र व्यवहार, जो दोस्ताना मित्रवत पत्र व्यवहार होता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और वैसे भी अब पत्र भेजने का जो आपस में चलन है वो तो ख़त्म हो चुका है। चिट्ठी चपाती कौन भेज रहा है आजकल? जो दूर संचार फैला हुआ है, मतलब कम्युनिकेशन इतना अच्छे ढंग से हो पा रहा है, उसके पीछे डिजिटल दुनिया उत्तरदायी है। तो डिजिटल वर्ल्ड में कागज़ का महत्व ही खत्म होता जा रहा है, लेकिन कार्यालय स्तर पर ये चीज़ें अभी भी चलती हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक सरकारी पत्र है, असल में शासकीय पत्र है, और इसमें पत्रांक दिया हुआ है आपका यहाँ पर। अब कुछ लोग पूछते हैं कि पत्र संख्या जैसी लिखी हुई है क्या वही डाल दी जाए, मतलब रटना चाहिए इसे। जैसे एक पत्र में पत्र संख्या लिखी हुई है तो उसको क्या रटेंगे? क्या आप इसे रट सकते हैं इतनी लंबी संख्या को? संभव नहीं है। ये काल्पनिक आप डाल सकते हैं, मतलब जैसे इसमें वर्ष दिया है 2019, तो आप 2023 इस तरह से आप देखें। फिलहाल डालना है नहीं आपको, लेकिन जानते रहिए। तो ये जो पत्र संख्या है, इसको या तो आप बीच में लिखिए, ठीक है, पत्रांक को या तो एकदम जो आपके पेज का बीच का हिस्सा है ऊपर एकदम फ्रंट पे लिख दीजिए, और नहीं तो दाहिनी और साइड में लिखिए। इसको बाईं तरफ नहीं लिखा जाता है। अब बाईं तरफ क्या लिखेंगे? तो बाईं तरफ सबसे पहले प्रेषक जो भी है, यहाँ एक विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, धनंजय जी, तो उनका दिया हुआ है। और हालांकि अब जो आयोग ने ट्रेंड किया है और काफ़ी समय से चला आ रहा है कि नाम नहीं लिखना होता है। जब तक आयोग प्रश्न में नाम ना दे, मतलब पेपर में आपके नाम न दिया हो कि इस व्यक्ति के द्वारा इसको लिखा जा रहा है, तब तक आपको नाम का उल्लेख नहीं। यहाँ पर क, ख, ग ऐसे संकेतन आप दे सकते हैं, या अ, ब, स, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है। तो धनंजय शुक्ल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और भेजा किसको जा रहा है? ये तो प्रेषक हो गए, यानी भेजने वाले। किसको प्राप्त हो रहा है, यानी किसको भेजा गया है? तो वो है निदेशक, ठीक है। और निदेशक कहाँ के हैं? पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ। पत्र का विषय क्या है? तो पत्र का विषय है श्री हरिराम पीसीएस 1999 बैच उनका दिया हुआ है। इनके पेंशन राशिकरण उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।
पेंशन की राशि से संबंधित जो उपादान पत्र हैं, ठीक है, प्रपत्र हैं असल में, उनका प्रेषण किया जा रहा है और उसी के संबंध में ये सूचना के उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है। इसमें जो साँचा है पत्र का उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब स्थान देखिए, ये अनुभाग जो है ये लगभग सारे पत्रों में होता है, लेकिन ये हो ही आवश्यक नहीं है। तो अनुभाग इत्यादि अगर है पत्र में तो उसको हम बाईं ओर लिखेंगे, जो प्रेषक और प्रेषिती का जिक्र है उसके ठीक नीचे, ठीक है। पहले हम प्रेषक, उसके बाद प्रेषिती को लिखेंगे, उसके बाद तब बाईं ओर ये अनुभाग यदि है तो उसको लिख देंगे, और दाहिनी ओर हम स्थान और दिनांक का जिक्र करेंगे। स्थान आपका लखनऊ या जो भी हो, और दिनांक, ठीक है, ये दाहिनी ओर रहता है, बाईं ओर नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। विषय क्या है, तो विषय आपने देख लिया है। विषय को लिखते समय ये ध्यान देना है कि इसका जो लिखने का आपका रेंज है वो एक बराबर रहे। जैसे सेवा में जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से नियुक्ति अनुभाग, वहीं से विषय, ये एक बराबर में होना चाहिए। और उसके बाद तब विषय को आप जब लिखकर कंप्लीट करें, और ध्यान दीजिएगा विषय हमेशा संक्षिप्त रहे और अंत में पूर्ण विराम देना नहीं भूलना है। आप चाहें तो ऐसे रेखांकन भी कर सकते हैं, इससे विषय सहज ही दिख जाए। अब इसके बाद आप संबोधन देंगे, मतलब मूल विषय आपने पत्र का बता दिया कि अच्छा इस टॉपिक पे हम पत्र लिखे हुए हैं। अब इसके बाद उसी बात को थोड़ा सा विस्तार से कहना है, तो संबोधन देंगे। अगर जो जिसे आपने भेजा है वो पुरुष है तो महोदय, अगर महिला है तो महोदया, ठीक है। तो सेवा में महोदय, ठीक है, सेवा में आपने यही लिख दिया है, तो यहाँ पर अब सेवा में दोहराएंगे नहीं, दोबारा नहीं लिखना है, तो सीधा महोदय कॉमा श्री हरिराम पीसीएस, जो कि अपनी अधिवर्षता आयु के उपरांत दिनांक इतना को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं, इनसे प्राप्त पेंशन राशिकरण प्रपत्रों की 2 प्रतियां, 2 कॉपी संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। मुझे यह कहने का निर्देश, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री हरिराम के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है, कोई देनदारी बची नहीं है, अतः इनका पेंशन राशिकरण उपादान जो प्राधिकार पत्र है उसे निर्गत कीजिए और उसकी सूचना शासन को यथा समय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भाषा शैली जो है उसमें विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन औपचारिकता के साथ, एकदम ऑफिशियल तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है। मतलब आप समझ लीजिए, पूरा जो शासकीय पत्र लेखन होता है उसमें अर्ध शासकीय पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने हैं उसमें अत्यंत औपचारिक शैली में हमें चलना होता है। एकदम नपी तुली बात करेंगे और मशीनी लहजे में हम पत्र को पूरा करेंगे। संलग्नक के तौर पर आप देखें, यही है ना, प्रपत्रों की 2 प्रतियां हम संलग्न कर रहे हैं, तो अटैचमेंट में इन्हीं दोनों का यहाँ जिक्र करना था। यथोक्त भी कहा जा सकता है, यथोक्त मतलब जो हमने ऊपर कहा, और नहीं तो फिर यहाँ आप पूरा लिख ही दीजिए, लिख भी सकते हैं। लेकिन संलग्नक यानी जो अटैचमेंट है उसका उल्लेख बाईं ओर से करेंगे, ठीक है, बाईं ओर से करेंगे। हो सकता है कि ये लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत आप बाईं तरफ से करिएगा। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, लगभग 1 लाइन का गैप देंगे, और उसके बाद तब भवदीय धनंजय शुक्ल हस्ताक्षर विशेष सचिव, मतलब जिसके द्वारा भेजा जा रहा है। और फिर उसके बाद पत्रांक और दिनांक यहाँ पे एक बार बाईं तरफ डाल देंगे, और प्रतिलिपि किसको भेजी जा रही है। सरकारी पत्र या इस तरह के जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनकी प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं, एक जगह उसको सीमित नहीं रखा जाता है, सार्वजनिक होता है। तो प्रतिलिपि इसकी भेजी जा रही है उन्हें जिनकी की पेंशन का मामला है। तो हरिराम जी हैं, हरिराम सेवानिवृत्त पीसीएस, इनका पूरा जो घर का पता है, चूँकि इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है तो अब ऑफिस का पता तो देंगे नहीं, जहाँ ये वर्तमान में रह रहे हैं वो पता साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब मकान विराम खंड गोमती नगर लखनऊ, इनको सूचनार्थ प्रेषित, मतलब आप ही के विषय में मामला है तो आपको सूचना पहुंचाना आवश्यक है, तो ये सूचना इनको भेजी जा रही है। और उसके बाद जब प्रतिलिपियां प्रेषित हो जाती हैं तब भी आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं कि मनमाना प्रतिलिपि यहाँ लिख दिया और उसी को भेज दिया, उसके लिए भी एक परमिट चाहिए होता है बाकायदा हस्ताक्षर के साथ। तो यहाँ पर अनुसचिव का हस्ताक्षर है, विशेष सचिव भी चाहे तो हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे काम को अनुसचिव को दे दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अनुसचिव लिख दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखें अर्धशासकीय पत्र की बात करें, वो तो हमने शासकीय पत्र देखा था। अर्धशासकीय पत्र का प्रयोजन क्या होता है। शासकीय पत्र में तो एक सामान्य पत्र व्यवहार था जिसमें कि कोई बात अगर हमें शासकीय तरीके से कहनी है, कार्यालय स्तर पर कहनी है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई लोगों को मालूम होने चाहिए, तो उसके उद्देश्य से हम लिखते हैं। लेकिन अर्धशासकीय पत्र किस शैली में या किस उद्देश्य से लिखा जाता है, तो पहली चीज़ यह है कि कोई विशेष मामला होता है। साधारण मामला होगा तब तो सरकारी पत्र लिखकर हम काम चला लेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत मतलब संवेदनशील मामला है जिसमें कि बहुत बारीकी से ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता है, तो उस परिस्थिति में हम शासकीय पत्र नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र। मतलब जिस व्यक्ति से हमें काम है उसे हम व्यक्तिगत तौर पर ये पत्र लिख रहे हैं।
ये व्यक्तिगत शैली के होते हैं, इनमें औपचारिकता नहीं होती है। इनमें मित्रवत शैली का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दोस्ताना तरीके से हम दूसरे से अपनी बात को कह रहे होते हैं, और इसीलिए इनमें गोपनीयता भी होती है। इनमें एक अपनेपन का भाव होता है कि हम आपको, सामने वाले को जिसे आप भेज रहे हैं उसे अपना मित्र मान रहे हैं और मित्रवत भेज रहे हैं। तो मित्र को भेजा गया पत्र उसको वही पढ़ता है, दो व्यक्तियों के बीच में रहता है। अक्सर ये सार्वजनिक नहीं होता है। और किसके लिए है, तो राजपत्रित अधिकारियों के बीच में ही हो सकता है, या गैर सरकारी संस्था है तो उसमें भी दो सक्षम और प्रायः समकक्ष जो अधिकारी होते हैं उनके बीच में ये होता है। ठीक है, दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती है। तो किन मामलों में भेजा जाता है, यहाँ बाकायदा अलग करके दिया है। पूछा जा सकता है कि किन मामलों में अर्धशासकीय पत्र नहीं भेजा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। हालांकि अभी अभ्यास प्रश्नों पे हम प्रैक्टिस करेंगे पर्याप्त, ठीक है, वो काम करेंगे, लेकिन अभी जो थोड़ा सा स्टडी मटेरियल है उसको देख लीजिए। बस इतना आइडिया ले लीजिए कि आप कोई भी पत्र से संबंधित प्रश्न आए तो उसको सही करें। तो किन मामलों में भेजा जाता है, सामान्यतः समान स्तर के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके आपसी पत्र व्यवहार में विचार सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रेषण है तो उसके लिए, या जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए, अपेक्षित हो जाए, तो किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति अभिमत हो तो उसके लिए, पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक अगर विलंब हो रहा है, बार बार आप रिमाइंडर भेज रहे हैं, अनुस्मारक पत्र लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुन नहीं रहा है, मतलब वो विभाग जो है वो कोई यथोचित रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं जो कि आपके समकक्ष हैं उन्हें आप व्यक्तिगत तौर पे अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। स्मरण पत्र वही चीज़, ये दोनों चीज़ असल में एक ही है कि मतलब पत्र प्राप्त होने पर भी अनावश्यक विलंब हो रहा है तो आप पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर डालते हैं। रिमाइंडर नहीं सुना जाता है तब आप क्या करेंगे, तब अर्धशासकीय पत्र लिखेंगे। तो वही बात है। प्रारूप की जहाँ तक बात है तो ये गोपनीय प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखते हैं कि ऐसे नेट पे भी आपको या तमाम साइटों पे बाकी जितने सरकारी पत्रों के फॉर्मेट है उनका आराम से एग्जाम्पल मिल जाता है, मतलब ओरिजिनल लेटर आपको बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं। लेकिन अर्धशासकीय पत्र गिने चुने ही मिलते हैं। ओरिजिनल जो डेमी ऑफिशियल लेटर है वो गिनी चुनी तादाद में मिलते हैं। अब वैसे तो अपने से लिखकर छाप देना वो वैसे तो भरमार पड़ी हुई है, और इसीलिए इसमें भ्रम पैदा हो जाता है कि विषय लिखें या ना लिखें। जैसे पीछे हमने देखा था कि विषय लिखा था, तो यहाँ लिखा जाए कि ना लिखा जाए, इस पत्र में आवश्यकता नहीं होती है और ना लिखना चाहिए। और जितने भी ओरिजिनल आप अर्धशासकीय पत्र देखेंगे, मतलब वास्तविक रूप से लिखे गए हैं और वही वास्तविक प्रति गूगल पे अवेलेबल है, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें विषय नहीं होता है। देख लीजिएगा, अगर आप किसी पत्र में विषय लिखा हुआ देख रहे हैं तो वो किसी प्रकाशक या किसी प्रकाशन की बुद्धि की उपज है। ऐसा करना आवश्यक ही नहीं है। असल में विषय हम क्यों लिखते हैं, औपचारिकता के लिए, मतलब फॉर्मेलिटी होती है कि पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हम किस बात में पत्र लिख रहे हैं। अब उस चीज़ को आप पढ़ के आइडिया ले लीजिए। लेकिन क्या अगर आप एक व्यक्ति को अपना मित्र मान रहे हैं या किसी अपने दोस्त को ही पत्र लिख रहे हैं मान लीजिए, तो क्या आप पहले विषय बताएंगे कि हम इस विषय पर आपको पत्र लिख रहे हैं, या माता पिता से ही आप संवाद कर रहे हैं तो पत्र लेखन के माध्यम से, अब उसमें क्या आप विषय लिखते हैं? नहीं, सीधे आप बात मतलब संबोधित किया, उसके बाद उन्हें संबोधन देने के बाद अपना शुरू हो गए बात कहना। तो सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन औपचारिकता अर्धशासकीय पत्र में नहीं के बराबर होती। तो वही बात है, मसौदा इनका आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि गोपनीयता होती है। भाई एक व्यक्ति भेज रहा है, दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, ये कार्यालय स्तर पर भेजा ही नहीं जाता है, ये तो व्यक्ति स्तर पर भेजा जाता है। तो एक ने भेजा, दूसरे ने पढ़ के जेब में रख लिया तो उसकी जेब में रह गया, वो प्रकाशित कैसे होगा? उसकी प्रतिलिपियाँ इत्यादि भेजी जाती तो प्रकाशन होता है ना, प्रतिलिपियाँ यहाँ प्रेषित ही नहीं हो रही है। तो ये बात है। अब एक पुराना प्रारूप यहाँ दिया गया है और विषय लिखना प्रचलन में अब आ गया है, लेकिन अभी भी ये मतलब है नहीं असल में, ठीक है। विषय लोग लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, कहा गया है ना कि विषय लिखना अब प्रचलन में है, कभी भी प्रचलन में था नहीं। और जहाँ प्रचलन में दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल प्रारूप नहीं है। विषय नहीं लिखना चाहिए, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। ये अंतिम बात है, बाकी आप अपनी बुद्धि के हिसाब से स्वीकार कर सकते हैं। तो भाषा की अगर बात करें तो सरल और स्पष्ट भाषा होती है। किसी भी पत्र की भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट ही होनी चाहिए। औपचारिक शैली में भी ये नहीं कि आप एकदम से कठिन जो उत्कृष्ट व्याकरण की भाषा है उसका प्रयोग कर दे ताकि सामने वाला पहले एक शब्दकोश लेकर बैठे और फिर समझे कि आपने लिखा क्या है। ऐसा नहीं करना है। पत्र जो है वो रुचिकर होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, या कोई भी लेखन कार्य आपका। तो सरल स्पष्ट भाषा आपकी होनी चाहिए। और हाँ, उत्तम पुरुष और एक वचन यानी मैं का प्रयोग इसमें किया जाएगा, ठीक है। और भाषा व्यक्तिगत और मित्रवत होनी चाहिए, वो तो है ही है। साथ में आपका सहयोग चाहता हूँ, चाहती हूँ, आभारी रहूँगा, कृतार्थ करें, इस तरह के जो क्रिया रूप है उनका इस्तेमाल करिए। आज्ञा और अनुरोध जैसे शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि आप मित्र को आज्ञा नहीं देते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं।
बराबर वाला आदमी है ना, आपसे छोटा तो है नहीं कि आप उसे आज्ञा दे रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं, कोई बड़ा है उससे आप दबाव डाल के अनुरोध तो कर नहीं सकते। यहाँ समान बर्ताव किया जा रहा है, मित्रवत बर्ताव किया जा रहा है, तो ये दोनों शब्द लिखने से भरसक बचना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक पत्र लिखा हुआ है और यही इसका ओरिजिनल, ये देखिए वास्तविक पत्र है। सुभ्रांत कुमार शुक्ल जो कि एक पीसीएस अधिकारी है, स्टाफ ऑफिसर के पद पे ये मतलब वर्तमान में कार्यरत पत्र के हिसाब से, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिखा गया अर्ध सरकारी पत्र है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ये इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है और अर्धशासकीय पत्र संख्या यहाँ पर पड़ी हुई है, गोपन, ये गोपनीय प्रवृत्ति का है, ठीक है। दिनांक यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सारा जो मैटर है ना, मतलब पता, दिनांक और स्थान, पत्रांक मतलब पत्र संख्या, ये दाहिनी ओर रहता है। बीच में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अर्धशासकीय में दाहिनी ओर रखेंगे तो आपको सुविधा होगी। दाहिनी ओर आपने ये लिखा, बीच में जो आयोग की मुहर है या जिस भी संस्था के द्वारा, जिस संस्था के अधिकारी के द्वारा ये प्रेषित किया जा रहा है, तो उसकी मुहर बीच में रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूरा डिज़ाइन वहाँ तैयार करेंगे, मछली और धनुष बाण और सब बनाएंगे, नहीं। ऐसे एक गोल स्थान बना के मुहर उसमें लिख देंगे या चिन्ह लिख देंगे, शासकीय चिन्ह। और इधर जो प्रेषक होता है उसका जिक्र करेंगे, उसकी पदवी और उसका जो नाम है, मतलब अ ब स, यहाँ नाम उल्लेख करना नहीं है। अब इसके बाद जरा संबोधन देखिए, विषय इसमें लिखना ही नहीं है तो विषय गायब है। संबोधन सीधे प्रिय महोदय, ठीक है, या प्रिय श्री फलाने जी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अवगत हैं कि इतना ये समाप्त हो गया है राजस्व प्रशासन के कार्यरत, मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ औपचारिकता नहीं है, सारी बातों को एकदम साफ साफ तरीके से कह दिया गया है। अब चूंकि ये शासकीय पत्र है तो इसमें संदर्भ लिया गया है, मतलब शासकीय पत्र का मतलब है कि सरकारी लेवल का पत्र है, उसमें से सरकारी प्रारूप वाला नहीं है, लेकिन सरकारी लेवल का है, विभागों के बीच में बर्ताव हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें पत्रांक इत्यादि का उल्लेख तो करेंगे ही, जैसे कि अर्धशासकीय पत्र संख्या, यहाँ उसका जो नंबर है वो दिया हुआ है, वो भी गोपनीय पत्र था, उसके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। मतलब एक पत्र का आपने यहाँ क्या किया है, अपने दूसरे यानी जो वर्तमान पत्र है उसमें संदर्भ लिया है। और परिषद द्वारा वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यरत रहे अधिकारियों के संबंध में संलग्न प्रारूप के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर दिनांक इतना इतना तक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब इसमें एक मित्र को जैसे आप कहते हैं ना कि ये काम करने का कष्ट कीजिए कृपया, तो वही चीज़ है। और इसे शीर्ष प्राथमिकता दें, यहाँ साथ में आपने जोड़ लिया। संलग्नक में वही पुराना वाला पत्र आपको यहाँ अटैच करना है, तो यथोक्त आपने लिख दिया। सादर, मित्र के साथ आदर पूर्वक बर्ताव आप कर रहे हैं तो सादर, ससम्मान भी लिख सकते हैं, चलेगा। भवनिष्ठ, यहाँ भवदीय नहीं लिखेंगे, भवनिष्ठ लिखेंगे, और दोनों के बीच का फर्क अभी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुभ्रांत कुमार शुक्ल, यहाँ हस्ताक्षर। तो चूंकि ये ओरिजिनल पत्र है इसलिए इसमें नाम और हस्ताक्षर भी वास्तविक बना हुआ है। हस्ताक्षर के लिए आपको ब्लैंक स्पेस छोड़ देना है और नाम की जगह अ ब स लिखना है। अब ये पत्र भेजा किसको गया है वो तो गायब दिखाई दे रहा है इसमें, तो जिसको भेजा गया है यानी जो प्रेषित है उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ रुकिए। यहाँ पे आपने मतलब आपने भेजा है तो आपका उल्लेख किया गया। अब इसके बाद आप चले आइए इधर, ये जो जगह है बाईं ओर थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पर प्रेषिती डाल के जिसको आप भेज रहे हैं उसका जिक्र करिए, ठीक है। ये तरीका होता है, ये प्रारूप होता है। अगला जो है वो कार्यालय ज्ञाप है, ज्ञापन, और इसका प्रयोजन क्या है ये भी जान लीजिए। तो विभागों, मंत्रालयों और कर्मचारियों को सूचना देना। देखिए ज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, सूचित करना, या किसी चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं या कोई चीज़, जैसे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं, सुना होगा ना, अखबारों में छपता है कि ये जो व्यापारियों का मंडल है वो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने गया, मतलब अपनी कोई मांग वहाँ तक पहुँचाने गया। तो सूचना मांगने अथवा देने के उद्देश्य से तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे इसके पर्पस होते हैं, और किसके लिए हो सकता है, तो भाई कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है, मंत्रालय, विभाग और कार्यालय के लिए भी हो सकता है, मतलब हर स्तर पर शासकीय लेवल में इसे प्रयोग किया जाता है। किन मामलों में होता है, यहाँ थोड़ा सा उसे पॉइंट बना के दे दिया गया है कि पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच में नहीं किया जाता है। किन मामलों में होता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किन मामलों में नहीं होता है। मतलब ये दो मंत्रालयों के बीच में नहीं होता है, बल्कि अन्य मंत्रालय या विभागों से पत्र व्यवहार के लिए होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि दो समकक्ष मंत्रालयों के बीच में प्रायः इसका प्रयोग वर्जित होता है, मतलब नहीं करना चाहिए। अब ये हमेशा ऐसा हो या आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है। और विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब किया ही जाता है। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रारूप यहाँ नीचे दिया है, उसको हम देखेंगे। भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा इसकी वही सरकारी पत्र वाली रहेगी, वही औपचारिक शैली का इसमें प्रयोग करेंगे, अन्य पुरुष शैली का। और पत्र में आदेश का भाव नहीं होता है,
ठीक है, ये कार्यालय आदेश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्यालय ज्ञापन है, सूचना देना इसका उद्देश्य होता है। और अर्ध सरकारी पत्र की तरह से यहाँ मित्रता भी नहीं निभानी है, मतलब वो दोस्ताना व्यवहार नहीं करना है, हमें एकदम ऑफिशियल तरीके से सधे हुए शब्दों में अपनी बात को सिर्फ कह देना है, यानी सूचित कर देना है। ठीक, अनुरोध इत्यादि शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सूचित करना उद्देश्य होता है। आइए आगे देखते हैं कैसा होता है। तो ये है आपका कार्यालय ज्ञाप, जो कि ओरिजिनल है, वास्तविक है। जितने भी वास्तविक सरकारी पत्र थे, मतलब सरकारी ढांचे के पत्र थे, उन्हें हमने पेश किया है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के कृषि अनुभाग द्वारा प्रेषित कार्यालय ज्ञाप है और यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो लिखी हुई है और वही संख्या यहाँ नीचे दोहराई गई है। तो इसको आप यहाँ नंबर, जो पत्र का मतलब ऐसे नत्थी नंबर होता है वो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे वाला जो है ये क्रमांक है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नीचे वाला ध्यान दीजिए, पत्र संख्या। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना कृषि अनुभाग का है। यहाँ स्थान और दिनांक दिया हुआ है, उसको आपने डाला। उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे, कार्यालय ज्ञाप। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद तब एक पैराग्राफ में अपनी बात को कहेंगे। और कैसे कहेंगे, तो कहा गया कि आयुक्त झांसी मंडल, इसे जरा सा जूम किया जा सकता है, देखिए। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप आपने डाला। आयुक्त झांसी मंडल झांसी के द्वारा कतिपय शिकायतों के आधार पर श्री अजीत कुमार सचान, उप कृषि निदेशक माता टीला झांसी के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः प्रशासनिक आधार पर श्री अजीत कुमार उप निदेशक को झांसी से स्थानांतरित करते हुए उप कृषि निदेशक एटा के पद पर तैनात किए जाने की राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गई है। मतलब ऐसे आप लिखेंगे। अब इसमें एक पॉइंट तो हो गया, और आप जानते ही हैं कि सरकारी पत्रों में पहला नंबर नहीं डाला जाता है, यहाँ पहला क्रमांक नहीं डालते हैं, तो वो नहीं डालेंगे, सीधे हम दूसरे से बात शुरू करेंगे। श्री अजीत कुमार सचान को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं कि उन्होंने वहाँ पर पदभार धारण कर लिया है। ठीक है, तो ये काम हो गया। और उसके बाद किसके माध्यम से कार्यालय ज्ञाप, मतलब ये जो कृषि अनुभाग है, इसके जो सक्षम सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये है बृजराज सिंह यादव, और यहाँ हस्ताक्षर उनका, मतलब ब्लैंक स्पेस, नीचे विशेष सचिव। अब यहाँ बस आप डाल सकते हैं, नाम नहीं लिखना होता है। अब जो कार्यालय ज्ञाप संख्या है, जो ऊपर वाली थी, ये वाली, उसी को यहाँ नीचे रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ देखें, वही संख्या है और प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजनी है उसके लिए यहाँ प्रेषण कर दिया गया। एक गार्ड फाइल रखी जाती है, बाकी जिसको जिसको आवश्यक होता है सूचनार्थ और अनुपालनार्थ भेजी जाती है। बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रतिलिपियाँ किसको किसको भेजनी है, तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। लेकिन प्रतिलिपियाँ प्रेषित करने के बाद एक बार फिर से परमिट देनी होती है, तो संयुक्त सचिव के द्वारा, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, उनके द्वारा एक बार आज्ञा दी गई। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कार्यालय आदेश को, यानी हमने ज्ञाप देख लिया है, ज्ञापन सूचना वाला काम देख लिया है। अभी जो ऑर्डर वाला काम है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया, देखें कार्यालय आदेश का क्या होता है। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या सरकारी संस्थान या फिर व्यावसायिक संस्थान, मतलब व्यापारिक संस्थान, उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों या कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृति, अनुशासनात्मक मामले या किसी भी तरह की अपील या प्रत्यावेदन या कोई निर्णय है जो कि वहाँ तक पहुँचाना है, तो उसके माध्यम से ये जारी किया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसमें अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। विशेषता क्या होती है? संचालन इसमें हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा होगा। भाई आदेश कौन दे सकता है? बड़ा ही दे सकता है ना, छोटे तो नहीं दे सकते। तो यहाँ अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारी को कार्यालय आदेश थोड़े ही जारी करेगा, ये तो व्यवहारिक सोच की बात है। तो ये हमेशा ही उच्च अधिकारी के द्वारा निर्गत किए जाते हैं और उद्गम बिंदु से हमेशा नीचे की ओर प्रेषित किए जाते हैं। मतलब ऊपर आपका जो आला अफसर है वो बैठा हुआ है, वो कार्यालय आदेश जारी कर रहा है, जो नीचे वाले मातहत हैं वो आदेश का पालन करेंगे, यही इसका क्रम होता है। आदेश का संचालन हमेशा एक आयामी होता है, मतलब आपने ऑर्डर दे दिया और आप अब समझ गए कि उसका पालन हो जाएगा। इसमें कोई जवाब नहीं मांगा जाता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कब करेंगे, ये सब नहीं, बस करके दीजिए। ठीक है। विषय वस्तु क्या होती है? तो प्रायः इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े दायित्वों और नियमों के अनुपालनार्थ से संबंधित होती है और इसमें सेवा शर्तों से जुड़े हुए मामले, नियुक्ति, प्रोन्नति, अवनति, प्रोन्नति भी हो सकती है, डिमोशन भी हो सकता है, अवनति भी हो सकती है, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति इत्यादि विषय इसमें निहित होते हैं।
भाषा शैली तो हमेशा आदेशात्मक होती है, उत्तम पुरुष के रूप में होती है, जिसमें किसी संबोधन समापन सूचक शब्द का अभाव होता है। यह प्रायः नियत व औपचारिक प्रारूप में लिखे जाते हैं, मतलब औपचारिकता का पालन किया जाता है। तो एक दिशीय होता है, आदेशात्मक शैली का होता है, ऊंचे से नीचे की ओर भेजा जाता है, और उत्तम पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है। यही तरीका है। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इसका पालन प्रभावी कार्यालय में संबंधित कर्मचारियों हेतु अनिवार्य होता है। भाई बदले में जवाब की अपेक्षा नहीं की जा रही है, इसका मतलब है कि माना गया कि वो पालन करेंगे और उनके लिए वो कंपलसरी है। और इसके अभाव में मतलब मान लीजिए कि कार्यालय आदेश में जो बातें कही गई थी उसका पालन नहीं किया गया, तो फिर एक्शन लिया जाएगा। जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो इनके खिलाफ की जाएगी। और संविदा कर्मचारियों पर भी, मतलब कार्यालय, अगर कार्यालय स्तर पर कोई आदेश जारी हो रहा है, उसका जो शीर्ष अधिकारी है वो जारी कर रहा है, तो उसके अंडर में आने वाले जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा पर हो या डेली उनका मतलब परमानेंट नौकरी का काम हो, दोनों पर वो लागू होता है। ऐसा नहीं है कि संविदा पर लागू नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि संविदा की पूर्ण शर्त के रूप में इस आशय से उल्लेख कर दिया गया हो, और अस्थायी और दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं होता है। मतलब जो रोज ऐसे रोजहाई पर रखे गए हैं, जो कि असल में सरकारी नहीं है, ऐसे ही उन्हें वेतन देके काम करवाया जा रहा है, तो उन पर नहीं लागू होगा। इसका प्रभाव क्षेत्र जारीकर्ता पदाधिकारी के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ तक ही सीमित रहता है, अन्यत्र इसका प्रभाव शून्य होता है। कार्यालय के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं। अब यहाँ देखिए, कार्यालय आदेश का दिया हुआ है, फिर वही चीज़ आ गई, घूम फिर कर लौट आ रही है। प्रयोजन दिया हुआ है अनुदेश जारी करने के लिए, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए, मतलब कुल मिलाकर अधीनस्थ को लिखा जाता है। प्रारूप अगले पृष्ठ पे आप देखेंगे। और अन्य पुरुष शैली होती है, सूचना देना या आदेश देना इसका उद्देश्य होता है। और मामले वही हैं जो पीछे आपने देखा, जैसे आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, इन सब को छोड़कर जितने भी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी है या फिर कोई नियमित प्रशासनिक कार्य से संबंधित आदेश या सूचना है, तो वो इसके माध्यम से दी जाती है। स्थानांतरण और तैनाती का ऑर्डर होता है, तो वो इसके माध्यम से प्रेषित किया जाता है। दो अनुभागों के बीच में काम के बंटवारे को लेकर बातें कहनी होती हैं, तो भी इस माध्यम से प्रेषित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रारूप जो है वो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो अगली क्लास में होगा। थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा। इस क्लास में इतना ही, क्योंकि ये क्लास की एक ड्यूरेशन है, एक पीडीएफ के साइज में उसको समेटा गया है, तो उसी हिसाब से पार्ट वाइज हम पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। पत्र लेखन की अपनी कार्यशाला जारी थी और उसमें हमने कार्यालय आदेश पर अपनी बात को छोड़ दिया था, क्योंकि क्लास वहीं समाप्त हो गई थी। अब ये वाला जो मॉड्यूल है, इसमें हम बची हुई बात को कंप्लीट करेंगे, और अगले वाली क्लास में यानी अगले वाले मॉड्यूल में हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वो वाला पूरी तरह से प्रश्नों पर आश्रित होगा, छोटा सा होगा, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो पहले उदाहरण से शुरू होती है। चूंकि हमने कार्यालय आदेश की तमाम परिभाषाएं और नियम कायदे देख लिए थे, लेकिन बिना उदाहरण के तो बात बनेगी नहीं, तो उदाहरण यहाँ जाकर पूरा होता है। यहाँ एक आदेश देखिए, ये ओरिजिनल है, और इसे कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जिला मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है, कानपुर नगर के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके ऑफिस से जारी किया गया है। कार्यालय से जारी होने वाला आदेश होता है, तो कार्यालय से जारी होगा। यहाँ पत्रांक देखिए, बाईं ओर लिखा गया है और दिनांक लिखा गया है दाहिनी ओर। कभी कभी क्या होता है, दोनों को बटोर के बीच में लिख देते हैं, मतलब कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर, पत्रांक संख्या इतना और दिनांक इतना, स्थान ये, बस ठीक है। और बीच में रहता है, उसके नीचे आदेश या कार्यालय आदेश, मोटी सी हेडिंग होती है, तो वो भी तरीका गलत नहीं है। सबको बटोर के एकदम बीच में लिख दीजिए, या फिर आपको फैलाना ही है तो पत्रांक को यहाँ बाईं ओर, बाकी पत्रों के विपरीत। अभी हमने देखा था कि बाईं ओर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं, तो पत्रांक को बाईं ओर और दिनांक को दाहिनी ओर लिख दिया। अब उसके बाद नीचे एक मोटी सी हेडिंग डालेंगे, ये ढांचे का हिस्सा होता है, मतलब ये कलेवर है पत्र का, आदेश या कार्यालय आदेश। नीचे अब जो मूल बात है उसको 2 पैराग्राफ या जितनी लंबी बात है उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो कहा गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या, पत्र को रटने की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं, विकल्प चुनने हैं। सिर्फ ये देखिए कि इसका ढांचा कैसा होता है और कौन सी तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या इतना इतना, ये काल्पनिक होता है, मतलब प्रशासनिक स्तर पर काल्पनिक नहीं होता है, लेकिन आप काल्पनिक डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पत्र आपको लिखना होता है किसी परीक्षा में, तो वहाँ आप काल्पनिक डाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। तो पत्र संख्या इतना इतना एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग के पत्र संख्या इतना, मतलब 2 पत्रों का यहाँ असल में जिक्र लिया गया है। एक तो भारत सरकार का आदेश है, और दूसरा जो है वो मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी हुआ एक पत्र है, उसकी पत्र संख्या दी हुई है। इनके द्वारा जारी दिशा निर्देश, यानी 2 पत्र थे, उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनके अनुपालन में कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु जनपद कानपुर नगर में लॉकडाउन लागू है, ठीक है। लॉकडाउन कब तक लागू है? 31 मई तक
2020 वो कोरोना वाला समय था, तो ज़्यादातर जो शासकीय अर्धशासकीय पत्र थे वो कोविड से जुड़े हुए थे, तो उसी जमाने का है। लॉकडाउन अवधि में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार, ये दोनों ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। जीवन के दो अहम संस्कार होते हैं ना, तो जनाजा उठे चाहे विवाह के गठबंधन बंधे, पैदाइश होती है तो भी लोग आते हैं लेकिन उतने नहीं आते। पैदा हुए को देखने की ख्वाहिश कम होती है, मरने वालों को पहुंचाने के लिए कि फिर नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा लोगों की जो जमात है वो इकट्ठी हो जाती है। मतलब जो नई जिंदगी भर साथ रहता है वो भी चल देता है। तो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है उनके लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब भीड़ जुटेगी, विवाह होगा तो पूछना ही नहीं है भीड़ का, और अंतिम संस्कार होगा तब भी नहीं पूछना है। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट हैं उनको अधिकृत किया गया है, और संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटगण कोविड-19 के प्रावधानों और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ऊपर जो 2 पत्र थे उनके द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार यहाँ वर्णित शर्तों के अधीन, मतलब उसमें जो आदेश या शर्तें दी हुई थी उसके अधीन संबंधित थानाध्यक्ष से आख्या प्राप्त करके अनुमति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। इसका आदेश पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। भाई कोरोना तेजी से फैल रहा है, हालांकि 2020 में उतनी विकृत स्थिति नहीं थी, हम लोग अलर्ट ज़्यादा थे, सरकार खूब अलर्ट थी 2020 में, और जब 2021 में ढील दी जाती है तो भयंकर स्थिति कोरोना की देखने के लिए मिलती है। और सरकार का भी अपना स्वार्थ था, चुनाव हो रहे थे, तो भाई चुनाव में तो कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो ये 2020 का मामला था। कुल मिलाकर यहाँ ये मामला है कि जो विवाह और अंतिम संस्कार का समय होता है उसमें कितने लोगों को शामिल करना है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, इसी के संबंध में ये जारी किया गया है। इसमें 2 पत्रों का उल्लेख लिया गया है, तो उनकी पत्रांक संख्या यहाँ दी हुई है, और इसको जारी करने वाले व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट है, भाई उन्हीं के कार्यालय से जारी हो रहा है। तो इनका नाम है ब्रह्मदेव राम तिवारी, चूँकि ये ओरिजिनल लेटर है तो यहाँ नाम लिखा है, हस्ताक्षर भी एकदम ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ आपको हस्ताक्षर की जगह सिर्फ एक ब्लैंक ऐसे डैश छोड़ देना है, और जहाँ नाम है वहाँ अ ब स क ख ग ऐसे आप लिख सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर। अब प्रतिलिपियाँ भेजनी होती है, तो प्रतिलिपि में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी सेना किसको किसको भेजा जाए, सूचनार्थ और अनुपालनार्थ, तो छोड़ दीजिए ब्लैंक, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के ऐसे ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये तो आयुक्त महोदय को एक भेजी गई है, दूसरा कार्यपालक अधिकारी को भेजी गई है जो नोडल अधिकारी इत्यादि होते हैं, डीआईजी को भेजा गया है, नगर आयुक्त को भेजा गया है, मुख्य विकास अधिकारी को भेजा जाएगा, उन्हें कैसे वंचित रख सकते हैं। इसके अलावा समस्त जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है उनके पास ये कार्यवाही के लिए भेजी गई है। सूचनार्थ भेजा गया है कार्यपालक अधिकारी को, और नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट कानपुर नगर जो है उनको भेजा गया है, नोडल अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जो है उनके पास भेजा गया है, और उसके बाद हस्ताक्षर को करने वाले जिला मजिस्ट्रेट ही होंगे कानपुर नगर के, उनका एक बार फिर से हस्ताक्षर है ताकि ये प्रतिलिपियाँ जिसको भेजी जानी है उसके पास पहुँचे। ठीक है, तो ये मामला है और ऐसे कार्यालय आदेश को लिखा जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा मैटर है वो है परिपत्र का। अब बात यह है कि जब पत्र व्यवहार की शुरुआत हुई थी और सरकारी पत्रों का सिलसिला हमने पढ़ने के दौर में शामिल किया था, तो उस समय परिपत्र नहीं हुआ करता था, सिर्फ होता था कार्यालय आदेश, और कार्यालय आदेश के ही एक प्रतिरूप के तौर पे या कार्यालय आदेश के ही एक विकल्प के तौर पे या उसी के एक सब डिवीज़न के तौर पे परिपत्र का जन्म होता है, ये उसी से निकला हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका जो लहजा है वो कार्यालय आदेश जैसा भी हो सकता है, सरकारी पत्र जैसा भी हो सकता है, हालांकि दोनों में आदेशात्मक या औपचारिक जो शैली होती है उसका पालन किया जाता है। तो कहा गया कि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो या उन्हें किसी सरकारी आदेश या अनुदेश की सूचना देनी हो, तो दोनों ही स्थिति में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः आंतरिक होता है और इसका प्रयोग उसी मंत्रालय विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। ठीक है, उसी विभाग तक सीमित रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक मंत्रालय विभाग या कार्यालय के परिपत्र में जो हिदायतें उसमें दी गई हैं उसको मानने के लिए अन्य मंत्रालय या कार्यालय बाध्य नहीं होगा। भाई उसका दायरा जितना है उतने ही दायरे में लोग मानेंगे ना, ये बात है। ठीक है, और यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग या कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो उन्हें एक अलग से उसी के संदर्भ में परिपत्र जारी करना होगा, जिसमें कि ये लिखना होगा कि हम इस परिपत्र का संदर्भ लेते हुए उसी बात को आपसे भी मनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्रयोजन वही है, प्रयोजन का मतलब होता है कि जो सरकारी नियम है या अनुदेश हैं उनको कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से बताना, सूचित करना या उनसे मनवाना या फिर उनसे कोई जवाब मांगना, ये इसका उद्देश्य है। हालांकि ये एक दिशीय होता है, इसमें भी सर्कुलर में भी रिवर्स होकर सूचना नहीं आती है। ठीक है, परिपत्र में भी कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कार्यालय आदेश में होता है।
यदि किसी व्यक्ति विशेष से कोई आदेश या अनुदेश देना हो से या प्राप्त करना हो तो परिपत्र का प्रयोग नहीं करके आदेश का प्रयोग किया जाता है। और आदेश का प्रयोग करने पर भी ये नहीं कि वो व्यक्ति भी उल्टे आपको रिवर्स में मतलब जवाबी उत्तर के रूप में आदेश लिखेगा, संभव नहीं है। वो क्या करेगा, आपको एक अलग से पत्र लिखकर सूचित करेगा। तो ये सारी बात है। अब विशेषता देख लेते हैं। तो परिपत्र को पत्राचार नहीं माना जाता है, ये नया नवेला आया है ना, तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कार्यालय आदेश को पत्राचार मानते हैं। पत्राचार का मतलब क्या होता है? पत्राचार का मतलब ये है ना कि एक प्रेषक है, उसमें एक प्रेषिती है और उनके बीच में पत्र का आदान और प्रदान हो रहा है, मतलब लेन देन चल रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये परिपत्र दिया हुआ है, सामूहिक इसमें भेजा गया है, ठीक है। और इसमें तरीका क्या है, ये कैसा है, उसकी जो प्रकृति है वो लिखी हुई है, आवश्यक है और समयबद्ध है, यानी इसकी एक समय सीमा है, उसी तक इसका उपयोग है, इसका ये मतलब है। इसकी जो परिपत्र संख्या है वो साथ में लिखी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये परिपत्र संख्या हो गई। और प्रेषक कौन है, तो प्रमुख सचिव हैं कृषि, जो कृषि विभाग है या कृषि मंत्रालय, वहाँ से विभाग है फिलहाल, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। और किसको किसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर सामूहिक संबोधन में आप देखें समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, यानी उत्तर प्रदेश में जो जितने भी जिलाधिकारी हैं उन सभी को प्रेषित किया जा रहा है। और पुलिस कमिश्नर को भेजा जा रहा है, पुलिस कमिश्नर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के, और जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को। ये आपके प्रेषित हो गए। स्थान और दिनांक यहाँ दिया हुआ है। विषय क्या है, विषय इसमें लिखा जाता है। बस ये समझ लीजिए कि इसका जो लहजा और तरीका है वो सरकारी पत्र जैसा ही होता है, बस ये रिवर्स में नहीं, मतलब इसमें जवाबी कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। लिखने का तरीका वही सरकारी पत्र वाला होता है। तो कोरोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत किसानों नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओं यथा कृषि कार्य, कटाई, मड़ाई, भंडारण, विपणन, इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, विशेष रूप से कृषि कार्य। तो महोदय, कृपया उपर्युक्त कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों यथा मुख्य सचिव का जो पत्र है और तमाम इसमें पत्रों का संदर्भ लिया गया है। यहाँ देखें पूरा जो है ये पत्रों का ही संदर्भ है, ठीक है। इतने सारे संदर्भों के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं, कटाई, मड़ाई, भंडारण, विपणन, मतलब जितनी भी कृषि सेवाएं होती हैं, तो उनके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इतने सारे पत्रों का संदर्भ लेते हुए आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। और साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, इसके द्वारा किसानों के उपयोगार्थ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके क्रम में पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुपालन के साथ साथ जो एडवाइजरी अब नई वाली निकली हुई है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से इस परिपत्र को लिखा जा रहा है। पैराग्राफ चेंज करके एक बात को थोड़ा सा विशेष तवज्जो दी गई है कि जारी की गई एडवाइजरी के सुसंगत अंश जो कि उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से, चूंकि ICAR के द्वारा वो एडवाइजरी यानी सलाहकारी सूचना जारी की गई है, तो वो पूरे देश के लिए, देश स्तर की है, तो उसमें से अपने प्रदेश के लिए जो काम की है वो पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है ताकि सुविधा हो कि इसी का हमें अनुपालन करना है। तो अटैचमेंट की चर्चा यहाँ पर की गई थी। और नीचे आप देखें, ठीक, पत्रांक मतलब जो परिपत्र संख्या है वो लिखी हुई है, प्रेषक यहाँ हस्ताक्षर करेगा ही। उसके बाद यहाँ जो परिपत्र संख्या है उसको फिर से रिपीट किया गया है, प्रतिलिपि जिसको जिसको भेजनी है उसको भेज दी गई है, फिर एक बार हस्ताक्षर हो गया है। वही तरीका है जो सरकारी पत्र का था, बस थोड़ा सा यहाँ सामूहिक संबोधन में एक दिशीय पत्र को लिखा गया है। इसके बाद देखें अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या होती है? अधिसूचना का मतलब है ये आधिकारिक सूचना है, यानी जो शासन सत्ता है या प्रशासन है उसके द्वारा जारी जनहितार्थ सूचना है। लोक विषयक जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जो कि जनहित के मामले या जनता से संबंधित होते हैं, शासकीय निर्णय होते हैं, मतलब ऐसे कुल मिलाकर ऐसे आदेश या ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि प्रशासन के द्वारा जन साधारण तक पहुंचाना आवश्यक होता है, तो उसे राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है और यही कहलाती है अधिसूचना। सक्षम अधिकारी के निर्णयों और शासन के वैधानिक क्रियाकलापों या अन्य सूचनाओं का विज्ञप्ति की भांति सरकारी गजट में प्रकाशन होना अनिवार्य है। गजट के अंदर इनका प्रकाशन होना अनिवार्य होता है और यही कारण है कि मान लीजिए कि जैसे एक बार जो गजट का अंक है वो प्रकाशित हो चुका, कोई अधिसूचना बची रह गई और वो भी तात्कालिक ही है, समयबद्ध है, उसको एक निश्चित समय के अंदर प्रकाशित नहीं किया गया तो व्यर्थ हो जाएगी। सूचना का भी अपना एक ड्यूरेशन होता है, तो उसके लिए एक अलग से असाधारण अंक प्रकाशित करना पड़ता है। आप देखते हैं कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन जो गजट है उसका प्रकाशित होता है, तो वो काम करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद विज्ञप्तियों को अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, मतलब इनकी जो अन्यथा है उस स्थिति में इनकी वैधता को चुनौती देते हुए इसे न्यायालय में वाद योग्य बनाया जा सकता है, मतलब ये न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इन्हें लेकर। विज्ञप्तियों का प्रकाशन गजट में किया जाता है और आधिकारिक
माफ कीजिएगा, जन साधारण या सर्वसाधारण तक आधिकारिक पहुंचाने की दृष्टि से दैनिक समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर भी इसे प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो प्रशासनिक प्रकार की जो विज्ञप्ति होती है उसमें रिक्तियों की सूचना होती है, स्थानांतरण की सूचना होती है, पदोन्नति की सूचना होती है, पदावनति जो है उसकी सूचना होती है, वेतन वृद्धि जो है उससे जुड़ी हुई सूचनाएं हो सकती हैं। दूसरा जो है वो सांविधिक प्रकार की होती है। प्रशासनिक को तो आपने देखा, सांविधिक जो है इसमें शासकीय नीतियों और निर्णयों, मतलब कुल मिलाकर कानून की बात होती है, विधि की बात होती है, उससे संबंधित सूचना होती है। विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि पहली चीज़ तो सदैव इसका जो सर्वोच्च प्राधिकारी होता है वहाँ से ये उद्गमित होती है। जैसे कार्यालय आदेश को आपने देखा था कि जो उच्च अधिकारी था वही इसको जारी कर सकता है, तो वही बात यहाँ भी है। और इसका गंतव्य होता है आम जन यानी जनसाधारण। प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं होता है, ये एक दिशीय होती है, मतलब सूचना देने के उद्देश्य से इसका प्रकाशन होता है और हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होती है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ऊपर वाले लेवल से इसे प्रकाशित किया जा रहा है और नीचे जितने भी लोग हैं, आम आदमी है, उसको सूचित करना उद्देश्य है। आम आदमी से जवाब थोड़े ना मांगा गया है, जनता से कौन जवाब मांगता है ना। तो वो चीज़ मतलब एक दिशीय इसका प्रवाह होता है। और विषय वस्तु की अगर बात करें तो ये शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। अभी पीछे हमने देखा 2 वैरायटी की होती है, तो वही बात है। भाषा शैली इसकी तटस्थ होती है, मतलब सूचना देना है तो आप उसमें किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते, आप तटस्थ रहेंगे, बस बता दिया कि ये बात है। और अन्य पुरुष और अप्रत्यक्ष अनुकथन इसमें होता है, इसमें अभिवादन इत्यादि होता नहीं है क्योंकि आप किसी के साथ वार्तालाप तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। ठीक, आलेख्य औपचारिक शब्दावली के निर्धारित प्रारूप के हिसाब से लिखा जाता है और इसका जो पालन है वो तब तक अपरिहार्य नहीं होता है जब तक कि कोई विज्ञप्ति के दायरे में ना आए। सामान्यतः ये अनुल्लंघनीय होती है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं ही किया जाता है, ये मान के चलना चाहिए। अगर उल्लंघन किया गया है तो इसकी बाध्यता को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है और उसके बाद जो न्यायालय का निर्णय होगा वो मानना होगा। तो ये स्थितियां हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया हो। यहाँ अधिसूचना का एक अच्छा सा प्रारूप दिया हुआ है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने के लिए अच्छा है। ये उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी की गई 19 नवंबर 2019 की अधिसूचना है। यहाँ उसका जो संख्या है, मतलब क्रमांक है, वो दिया हुआ है। बीच में हमने हेडिंग डाली अधिसूचना, ये सारा चीज़ आप जानते हैं। और ये जनगणना अधिनियम के संबंध में थी कि इसके उपबंधों के अधीन बनाई गई नियमावली की धारा 8 उपधारा 3 इसके अधीन जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग करके राज्यपाल यानी श्रीमती आनंदीबेन पटेल वो आदेश देती हैं कि भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकान गणना, साथ में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर, इसका अद्यतनकरण किए जाने संबंधी जो काम है वो 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। और जनगणना का आज तक पता नहीं, कोरोना आ गया ना बीच में, तो अब यही है, बस सूचना दे दी गई। देखिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है या मुझे ये चाहिए, मुझे ये कहने का निर्देश, कुछ नहीं। मतलब बता दिया गया है कि बात ये, राज्यपाल ने ये काम किया है, मतलब आदेश दिया है, आप लोग भी जानते रहिए क्योंकि मामला आप लोगों से जुड़ा हुआ है। जनगणना किसकी हो रही है? नागरिकों की ही तो हो रही है। तो इसलिए यहाँ चूंकि मामला जनहित का है या जनता से जुड़ा हुआ है तो जनता को बताना, मतलब जवाबदेही सुनिश्चित करना। प्रशासन में सबसे अहम क्या होता है? पारदर्शिता और जवाबदेही, दोनों एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो ये सब जवाबदेही वाली ही बातें हैं कि मतलब जो हम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो राज्यपाल अपने भवन में बैठ के आदेश देंगी, जो प्रशासन है वो जान पाएगा, जनता कैसे जानेगी? तो जनता ऐसे जानेगी। और आज्ञा कौन दे रहा है? तो आज्ञा मतलब ध्यान दीजिएगा, आज्ञा किसी भी पत्र में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर किसी विभाग के स्तर पर जारी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो सचिव होगा उस विभाग का वही देगा। सचिव उसमें श्रेष्ठ अधिकारी होता है, तो मुख्य सचिव आप कह सकते हैं। नहीं मुख्य सचिव कहना चाह रहे हैं तो सचिव कह दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए। और उसके बाद अब यहाँ डॉक्टर हरिओम है तो नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखना अगर होगा तो अब या कोई भी सांकेतिक संबोधन, हस्ताक्षर और नीचे सचिव, उनका जो पद नाम है उसको तो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतिम हम पत्र का प्रारूप देख रहे हैं तार का, ठीक है। तो अब तार जो है वो चलन से बाहर है, तार का प्रचलन कहिए खत्म हो गया। और प्रशासनिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो तार का जो बोलबाला है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये सिलेबस में अभी तक चल रहा है, ठीक है। यूपीपीसीएस का जो मेंस का जनरल हिंदी का सिलेबस है उसमें भी तार है और अभी तक आयोग ने हटाया नहीं है। तो अगर हटाया नहीं है तो निश्चित तौर पर इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नहीं पूछना होता तो आयोग ने अब तक उसे बाहर कर दिया होता, तो इसीलिए पढ़ लीजिए इसे। तार जो है वो अत्यंत संक्षिप्त सूचनाओं को पहुंचाने का और शीघ्र पहुंचाने का जरिया होता था। ये तो प्रशासनिक तार है। ऐसे जो जनसाधारण वाले तार होते थे पहले के समय में, वो छोटा छोटा आप संदेश समझ लीजिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई,
अब उनका जो लड़का है वो मान लीजिए कलकत्ता गया है कमाने, पहले लोग दिल्ली बम्बई नहीं कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए। तो किसान जो है वो या तो बिहार का है या यूपी का है या जहाँ का भी रहने वाला है, और उसके परिवार में किसी बड़े की डेथ हो गई और उसका जो बेटा गया है वो कलकत्ता कमाने गया, तो वहाँ तक सूचना कैसे पहुँचेगी? अगर आप अंतर्देशीय वो नीले रंग वाला लिफाफा आटे की लेई से चिपका के भेजते हैं तो उसमें तो समय लग जाएगा, तब तक क्या डेड बॉडी को रखे रहेंगे? तो इसीलिए ये तार प्रेषित किया जाता है। इसमें हर शब्द की और हर अक्षर का मूल्य होता है कि इतना पैसा लगेगा उस पर, और इसे एकदम संक्षिप्त लिखा जाता है कि फलाने की मृत्यु शीघ्र आओ, ठीक, बस हो गया। वो तार वहाँ पहुँचा और उसके बाद सीधा वहाँ से जो व्यक्ति है वो ट्रेन में बैठ गया और पहुँच गया। तो यही होता है। ऐसे ही जो अत्यंत आवश्यक सूचनाएं होती हैं, जल्दी पहुँचानी होती हैं, तो वो इसके माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रचलन क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि ये काम हम इससे भी जल्दी कर सकते हैं। आजकल जो इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया है उसमें तो ये काम तुरंत हो जाएगा, बटन दबाते ही, टच स्क्रीन को छूते ही काम हो जाएगा, है ना। आपको टाइप करने की भी जहमत नहीं करनी है, बोल दीजिए, आप सिर्फ मुंह से बोल दीजिए, हो जाएगा। तो इसमें इसकी आवश्यकता ही क्या है, लेकिन ये सिलेबस में है तो पढ़ लीजिए। महत्व वही है, शीघ्र तीव्रतम माध्यम होता है, मतलब सबसे तेज यही माध्यम होता है सूचना प्रसारण का। सरकारी डाक या तार विभाग जो है उसके द्वारा संचालित होने के परिणाम स्वरूप इसका वैधानिक महत्व भी होता है। मान लीजिए अगर कोई कानूनी साक्ष्य देना हो तो उसमें भी हम इसका संदर्भ ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी संस्था के माध्यम से प्रेषित हो रहा है। सर्वसुलभ साधन और सूचना संप्रेषण का सबसे मितव्ययी साधन है, कम खर्चीला है, ऐसा कहा गया। विशेषता क्या होती है? तो सदैव सरकारी प्रयोजन के लिए सरकारी तार का इस्तेमाल किया जाता है, जन सामान्य वाले तार की बात नहीं हो रही है। प्रारूप के ऊपर सरकारी तार लिखा होता है, जिससे मालूम हो जाता है कि ये गवर्नमेंट के काम का है। गोपनीय विषयों के लिए कूट भाषा, कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको खुलेआम नहीं कह सकते। सरकारी तार जो तार होते हैं उन पे स्टाम्प भी लगाया जाता है, ठीक है, स्टाम्प की भी उस पर ज़रूरत होती है। और पुष्टि के लिए डाक से प्रतिलिपि भेजी जाती है। अब ये क्या चीज़ है, छोटा कर लीजिए इसे, देखिए। सरकारी तार की प्रतिलिपि भेजने से एकदम प्रतिलिपि भेजने के, यहाँ देखें, सरकारी तार की प्रतिलिपि तार भेजने के एकदम बाद डाक से पुष्टि भी भेजनी होती है, ठीक है, और मतलब कन्फर्मेशन की बात हो रही है। और प्रतिलिपि में सबसे पहले तार की पूरी इबारत उतारने के बाद, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है, जो मैटर उसमें था, इबारत का मतलब, उसको इसमें हम कॉपी करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं और रेखा खींचकर ज्ञापन तथा पृष्ठांकन का रूप दे देते हैं। पृष्ठांकन मतलब नीचे वाला हिस्सा, जैसे आप पत्र में देखते हैं ना, प्रेषक का नाम भवदीय फलाने का हस्ताक्षर अ ब स पद नाम, उसके बाद प्रतिलिपियाँ प्रेषित, तो वो सब होता है पृष्ठांकन, ठीक है। तो पृष्ठांकन का रूप दे देते हैं और वहाँ पर हम क्रमांक लिख देते हैं, स्थान लिख देते हैं, तिथि लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है, फॉर कन्फर्मेशन। ये जो हम नीचे मैटर लिख रहे हैं ना, पृष्ठांकन कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है, हम कन्फर्म करना चाहते हैं, हम पुष्टि करना चाहते हैं। और प्रतिलिपि जो है वो डाक के द्वारा प्रेषित की जा रही है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद भाई कोई जो प्रेषक अधिकारी, सक्षम अधिकारी होता है, वो हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर के नीचे उसका पद नाम अनिवार्य रूप से रहेगा, उसका विभाग क्या है वो सब लिखा होता है। और फिर अंत में बाईं ओर सेवा में प्रेषिती का नाम, जैसे आप अर्धशासकीय पत्र में देख रहे थे ना, नीचे एकदम बाईं तरफ जब पत्र खत्म हो गया था तब हमने प्रेषिती का नाम डाला था, ठीक वैसे ही। तो यहाँ देखिए, एक सरकारी तार बना हुआ है, जिलाधीश जो गया के हैं, मतलब गया के जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा है, द्रुतगामी रहेगा ही, और सरकारी प्रवृत्ति का है, तो ये सरकारी इधर और द्रुतगामी इधर लिखा हुआ है। 1 सप्ताह के लिए शहर में धारा 144 लगा दें, स्थितियों की सूचना बराबर भेजते रहें, पुलिस को सचेत कर दें, संदिग्ध चरित्र वालों पर कड़ी निगरानी रखें। बात खत्म, एकदम नपी तुली बात यहाँ पर की गई है। और नीचे अब यहाँ देखिए, ये जो पुष्टि भेजने की बात की गई थी ना, कन्फर्मेशन, उसके लिए लाइन खींची गई है। अब नीचे पृष्ठांकन किया जाएगा। ये तार के लिए नहीं है, ये पुष्टि के लिए है, फॉर कन्फर्मेशन। यहाँ NK सिंह, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना, यहाँ जो बाकी पिन कोड एड्रेस वगैरह है, यहाँ बिहार का वो, और तार संख्या यहाँ पे पड़ी हुई है। और पुष्टि हेतु इसका जो एक पत्र है, मतलब तार जो है वो भेजा गया, इस बात को कंफर्म करने के लिए पत्र डाक द्वारा प्रेषित, ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो आप नीचे रेखा खींच कर लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर आज्ञा से NK सिंह, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना, ये आपने लिख दिया और यहीं पर ये समाप्त हो गया, ठीक। तो यही होता है तार। इसमें पुष्टि वाला जो काम है, मतलब फॉर कन्फर्मेशन, इसीलिए आपको नीचे रेखा खींचनी होती है, अदरवाइज तार तो यहीं खत्म हो जाता है, यहीं पर खत्म हो जाता है, बात खत्म हुई। लेकिन इसे हमने डाक से भेज दिया था, इस बात को आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे आपको ये रेखा खींचकर इतना लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ये पत्र लेखन का मैटर समाप्त होता है। अगले वाले लेक्चर में यानी अगली वाली क्लास में हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके लिए असली काम का है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसको आप एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। पत्र लेखन की अपनी इस अंतिम क्लास में हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जितनी बातें हमने पीछे कही हैं या परिभाषाओं को देखा है, उन्हें हम यहाँ प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो यहाँ प्रश्न दिया है, साथ में उत्तर दिया है। सही उत्तर लाल रंग से रंगा हुआ है ताकि सहज ही दिख जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखें, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है तो इसे जूम किया जा सकता है। पहले प्रश्न को आप यहाँ देखिए, ठीक है। ये देखिए, सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है? तो संबद्ध विभाग में परस्पर सूचना के आदान प्रदान के लिए लिखा जाता है। व्यक्तिगत सूचना देना इसका उद्देश्य नहीं होता है। व्यक्तिवार सूचना देना भी उद्देश्य नहीं होता है। तो अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है तो आप गलत विकल्पों को छांट लीजिए, तो भी आपको सही मिल जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखें, सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध होता है? तो उत्तम पुरुष और एक वचन शैली का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। उत्तम पुरुष अगर अप्रत्यक्ष है तो चल जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उसका प्रयोग वर्जित होता है और इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखें, सरकारी पत्र के संबोधन में क्या नहीं हो सकता है? तो प्रिय महोदय नहीं हो सकता है, यह अर्ध सरकारी पत्र का संबोधन है। और पूजनीय भी नहीं हो सकता है। ये दोनों आत्मीयता की शैली को यानी स्नेह वाली शैली को, लगाव वाली शैली को दर्शाते हैं। इसमें औपचारिकता नहीं है, इसलिए सरकारी पत्र में न तो ए वाले संबोधन का इस्तेमाल करेंगे न सी वाले का। इसीलिए हम ई को चुनते हैं कि ए और सी दोनों। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखें, सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो भवदीय या भवदिया, अब ये महिला है या पुरुष इसके ऊपर निर्भर करता है। एक सरकारी पत्र का जो ऊपरी हिस्सा है उसके शीर्ष पर मध्य में क्या होना चाहिए? एकदम जो टॉप है उसका मास्ट हेड है, उसमें बीचों बीच क्या लिखा जाएगा? तो पत्रांक लिखा जाना चाहिए। अगर बीच में आप नहीं लिख रहे हैं किसी कारणवश तो दाहिनी ओर लिख दीजिए, लेकिन ऊपर ही लिखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी जगह उसके लिए होती है एकदम टॉप पे बीच में। इसके बाद पावती, एक्नॉलेजमेंट लेटर जिसको कहा जाता है। तो पावती का उद्देश्य क्या होता है? मतलब प्राप्त हो गया, पावती यानी पा गए, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ भी आप पकड़ेंगे तो आराम से कर लेंगे। तो पत्र प्राप्ति की सूचना देना कि पत्र जहां आपने भेजा था वहां पे रिसीव हो गया है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आप जानते रहिए कि वहां पत्र व्यक्ति को मिल गया है। आजकल उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फोन करके बता देते हैं कि आपकी राखी मिल गई, आपका गिफ्ट मिल गया। अनुस्मारक कौन लिखता है? तो अनुस्मारक जिस विभाग या मंत्रालय ने पहले पत्र लिखा हो वही लिखता है। भाई याद किसकी दिलाई जाएगी? कोई पहले वाला पत्र है उसी को संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो वही याद दिलाएंगे ना। तो अनुस्मारक उसी के आधार पर लिखा जाएगा। तो इसीलिए पहले से अगर पत्र लिखा है जिस मंत्रालय या विभाग ने, वही अनुस्मारक भेजेगा। अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः टंकक से टंकित करवा के भेजा जाता है। और सिर्फ इतना ही क्यों, बाकी जितने पत्र हैं उनके साथ भी यही है। मतलब इसे टंकित करवा के यानी टाइप करवा के भेजा जाता है। टंकण का मतलब टाइपिंग। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहां पर इनमें से किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है और लिखना भी नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 10, 2 मंत्रालयों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो अंतर विभागीय टिप्पणी होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों जानते रहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान इन दोनों के माध्यम से हो सकता है। ठीक। प्रश्न संख्या 11, कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? तो किसी भी पत्र के, सिर्फ कार्यालय ज्ञापन नहीं, किसी भी पत्र में पहला जो पैराग्राफ यानी अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद का तात्पर्य है पहले पैराग्राफ से। तो जो मुख्य विषय वस्तु है उसमें पहले पैराग्राफ में क्रमांक नहीं डालते हैं, दूसरे से डालना शुरू करते हैं। इसीलिए पहले वाले अनुच्छेद का नहीं लिखा जाता है। अनुस्मारक प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है? मतलब किसी पत्र में आप क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर लगा के भेज रहे हैं, तो वो रिमाइंडर शब्द आपको लिखना होता है, यानी अनुस्मारक डालना होता है। और अनुस्मारक आपने कितनी बार भेजा है वो डालना होता है। तो वो आप डालेंगे कि अनुस्मारक 1, और कहाँ पर लिखेंगे? अनुस्मारक 2। ये सब कहाँ लिखेंगे? दाहिनी ओर, पत्र पे एकदम सबसे ऊपर दाहिनी ओर, ताकि पत्र को खोलते ही मालूम हो जाए दाहिनी ओर देखते ही कि यह अनुस्मारक है। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? तो भाषा जो है इसकी व्यक्तिगत होती है और मित्रवत होती है। आत्मीयता इसमें होती है, मित्रता का मतलब वही है। तो बी और सी दोनों को चुनने का ऑप्शन है, डी को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 14, संबोधन किसमें नहीं लिखा जाता है? तो संबोधन लिखने की जो नौबत है वो अनुस्मारक में पड़ेगी ही। अंतरिम उत्तर में आप उत्तर दे रहे हैं तो संबोधित करेंगे ही। और पावती में जो व्यक्ति भेजा है उसको आप सूचित कर रहे हैं कि आपका पत्र मिला, तो उसे आप संबोधित करेंगे ही। तो भाई बचता है कार्यालय ज्ञापन, इसमें कोई सामूहिक माफ कीजिएगा, इसे सामूहिक तौर पर भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप देखें 15वें नंबर के प्रश्न को। कार्यालय आदेश नहीं लिखा जाता है, तो किस चीज के लिए नहीं लिखा जाता है?
आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए नहीं लिखा जाता है, बाकी कर्मचारियों की तैनाती स्थानांतरण के लिए लिखते हैं। आंतरिक प्रशासनिक कार्य के लिए लिखा ही जाता है। अनुभागों के बीच में काम का बंटवारा अगर करना है तो उसके लिए जो मुख्य विभाग है वो इसे जारी करता है। तो ये तीनों केस में लिखा जाता है, एकमात्र यही है आकस्मिक अवकाश के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है, देखिए, तो संबोधन नहीं होता है कार्यालय आदेश में, अधोलेख नहीं होता है, नीचे कोई चीज़ नहीं लिखते हैं, सेवा में जो शब्द है ये भी नहीं इस्तेमाल होता है। तो फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, यहाँ से देखिए, अधोलेख के रूप में यानी नीचे जो आप लिखते हैं ना भवदीय बस हस्ताक्षर वाला, उसी को कहा जाता है अधोलेख यानी पृष्ठांकन। तो यहाँ पर कहा गया कि अधोलेख में आपका, शुभाकांक्षी, शुभेक्षु, इस तरह का कहाँ लिखा जाता है। तो ये सारे आत्मीय संबोधन है या वार्तालाप में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र, और अर्ध सरकारी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, द के साथ ध रहेगा, ऊपर ऐसे रेफ वाला र रहेगा। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखें, कार्यालय ज्ञापन कहाँ पर लिखा जाता है, मतलब कार्यालय ज्ञापन जो आप लिखते हैं उसमें कार्यालय ज्ञापन शब्द को आप कहाँ लिखते हैं, तो प्रारूप के मध्य में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ऊपर हम पहले विभाग, मंत्रालय, कार्यालय का नाम, पता और साथ में जो पत्रांक है उसको डालते हैं। उसके बाद तब जाकर नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम एकदम बीचों बीच लिखते हैं कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश, जो भी लिखना हो तो वो बीच में लिखा जाता है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखें, इनमें से किसका प्रयोग अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है, आदेश का। और इसमें आदेश की सूचना देना, यहाँ देखें, सरकारी आदेश की सूचना देने के उद्देश्य से जो जारी होता है वो आदेश है, ठीक है, वो टिप्पण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आदेश होता है। यहाँ कार्यालय आदेश को नहीं चुनेंगे, यहाँ सामान्य आदेश को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, कार्यालय आदेश की भाषा सूचना परक होती है, आदेशात्मक भी होती है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कार्यालय आदेश की जो भाषा है वो कैसी होती है, आदेशात्मक भी होती है और सूचना परक भी होती है। इसका दोनों उद्देश्य हो सकता है, सूचना देने के उद्देश्य से भी और अनुपालनार्थ भी भेजा जाता है। तो दोनों को इसमें चुनना चाहिए था, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद आप आगे देखें, हालांकि आयोग जब आपको देगा ना तो ये दोनों ही चुनने का ऑप्शन वहाँ पर होगा, और नहीं तो फिर अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप ए को चुन सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रश्न संख्या 21 को देखें, आदेश की भाषा आदेशात्मक होती है। यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, आदेश और कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का मुख्य उद्देश्य सूचना देना बताया गया है, हालांकि आदेश देना उसका भी पर्पज़ होता है कार्यालय के अंदर, मतलब एक कार्यालय का जो आला अफसर होता है उसके द्वारा भेजा जाने वाला ये आदेश ही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। और आदेश की भाषा हमेशा आदेशात्मक होती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आदेश का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, देखिए, ठीक है। अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखते हैं, तो किसी भी पत्र में अगर शीर्ष पर क्या लिखा जाता है ये पूछा जाए तो प्रायः मंत्रालय और विभाग का नाम ही लिखा जाता है, वहाँ विषय तो लिखेंगे नहीं, है ना। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं, अंतर्विभागीय टिप्पणी में भाषा व्यक्तिगत होती है, ठीक। अंतर्विभागीय टिप्पणी में ही मसौदे में एक लंबी लकीर खींचते हैं, ठीक है, लकीर खींच के हम दिखाते हैं उसे, डिवीज़न उसका। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25वें को हमने देखा ना, 26वां यहाँ पे है, ये रहा। तो इसमें कहा गया कि जब किसी कागज पत्र का मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना होता है तो प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई कागज है या पत्र है, कुल मिलाकर कागज पर पत्र लिखा गया है, तो उसका मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना अगर हो तो क्या करना होता है, तो पृष्ठांकन का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके पृष्ठांकन को इस्तेमाल में ले आते हैं। प्रश्न संख्या 27, मसौदा मिसल पर भी बनाया जा सकता है। कौन सा मसौदा मिसल पे बनाया जा सकता है, तो अंतर्विभागीय टिप्पणी जो है वो मिसल पर भी बनाई जा सकती है, ये आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसका बी वाला ऑप्शन, हालांकि यहाँ पहले से ही मार्क किया हुआ है, मतलब अलग रंग से दर्शाया गया है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 28वें में देखिएगा, इसमें से कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है, तो पृष्ठांकन है, ठीक है। पृष्ठांकन को आप जो मूल पत्र है उस पर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पत्र के साथ तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं रही है। इसके बाद देखें यहाँ पर पत्राचार का वो रूप जो कि भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होता है, अधिसूचना, हमने 25 बार देखा। अधिसूचना का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है, तो सांविधिक नियमों की सूचना देने के लिए किया ही जाता है। राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति हो रही है तो उसकी सूचना देने के लिए, मतलब जन साधारण या आम जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो उसके लिए सूचित करना, अखबारों में इसको छापा जाता है, सरकारी गजट में प्रकाशन होता है, तो सूचना देना इसका उद्देश्य होता है। शक्तियां हस्तांतरित हो रही हैं तो उसके संबंध में भी सूचना देना अधिसूचना का पर्पज होता है। तो उपरोक्त सभी
प्रश्न संख्या 31, कौन सा सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है? तो परिपत्र। परिपत्र को हम लोग पत्राचार का ही प्रकार नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें एक दिशीय पत्र प्रेषण होता है और ये मूल रूप से कार्यालय आदेश का ही एक सब डिवीजन है। प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं? तो दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित न किया जाए। मतलब प्रेस विज्ञप्ति का ये होता है ना कि उसका एक निर्धारित दिनांक होता है, उससे पहले उसका प्रकाशन वर्जित होता है, तो इसको पहले लिखना पड़ता है, मतलब सूचना के उद्देश्य से। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, जिसमें कि कोई जवाबी उत्तर की अपेक्षा ना हो, तो उसके लिए परिपत्र को जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। यहाँ कहा गया कि किसी भी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, भाई लिखित शिकायत अगर आपको किसी की प्राप्त हो रही है, किसी अधिकारी की, तो आप उससे पहले तो जवाब मांगेंगे ना कि क्या बात है, मतलब आप अपना पक्ष रखिए, तो बदले में जवाब आपको मिलेगा। सर्कुलर में वो चीज़ होती नहीं है, तो ये होने से रहा। वैसे ही पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश आप देंगे, तो उसमें भी बदले में जवाब आ सकता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मामला है कि भाई निर्णय जो महत्वपूर्ण लिए गए हैं उनको क्रियान्वित करना है, कार्यान्वित करना है, तो इसमें कोई जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा ही नहीं है, मतलब जवाब की अपेक्षा ही नहीं है, है ना। तो इसके लिए परिपत्र जारी किया जाता है। तो ये हमने देखा